तो दोस्तों अभी की इस वीडियो में आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का इतिहास प्लस राजनीति विज्ञान प्लस हमारी अर्थव्यवस्था प्लस भूगोल यानी सोशल साइंस का ये चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, पूरा 10 के 10 क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग को बताना है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है तो वह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई प्रोफेसर यदि वर्ग में बच्चों को पढ़ाता है उसके बदले में उसे मासिक वेतन मिलता है, यह वेतन ही आय है। आय क्या है? तो किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है यानी वेतन मिलता है तो वह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रोफेसर आदि वर्ग यानी क्लास में जो बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले में उसे मासिक वेतन मिलता है यानी पैसा मिलता है, यह वेतन ही आय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर स्क्रीनशॉट लेकर पूरा क्वेश्चन को बुक पर लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना या वैसे सुविधाओं या सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधारित संरचना की श्रेणी में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तेल, सड़क आदि आते हैं। देश के विकास के साथ आधारिक संरचना का समय संबंध समानुपातिक है। तो आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना दोनों में से कोई एक पूछेगा तो वैसे सुविधाओं या सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधारिक संरचना की श्रेणी में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तेल, सड़क आदि आते हैं। देश के विकास के साथ आधारिक संरचना का समय संबंध समानुपातिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एंड रासायनिक खाद के प्रयोग से भारतीय कृषि से सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूल्यचूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एंड रासायनिक खाद के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूल्यचूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिखे। तो आप लोग को खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिखना है। तो उत्तर इसका है खादर मिट्टी का नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कोड़ों वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कोड़ों वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी जब बाढ़ आता है तो नदियों का पानी मिट्टी के साथ लेकर जाता है और वह मिट्टी एक जगह इकट्ठा करता है, उसे कांप मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा जमा की गई यानी नदियों को जो पानी होता है उसमें पानी के साथ साथ मिट्टी भी लेकर आता है, वहीं कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। तो मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई महानगर में महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय इतिहास में घेंटों का क्या महत्व है। तो आप लोग को बताना है कि यूरोपीय इतिहास में घेंटों का क्या महत्व है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटुकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते थे। चलिए एक बार और देखते हैं। यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटुकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो आप लोग को बताना है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि जेनेवा समझौता कब हुआ। तो 1954 ईस्वी में हुआ। 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को अस्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में इनमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। किसको 2 हिस्से में बांट दिया गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को अस्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता क्या है। तो आप लोग को बताना है कि लैंगिक असमानता क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। तो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती हैं, महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती हैं उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण का तब तय है सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य सत्ता विभाजन इसका उदाहरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का
तत्पय हैं। इस सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य सत्ता विभाजन इसका उदाहरण है। तो मैंने इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं सोशल साइंस का। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।